नमस्कार, स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी साथियों का स्वागत रहेगा। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास जिसमें हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, बहुत ही शानदार तरीके से विधिवत ढंग से हमने मेवाड़ का इतिहास में पिछली 3 क्लासें 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो देख लेना शुरू से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। इस 3 क्लास में हमने मात्र आधे घंटे की अपनी क्लास होती है और कितना ज्यादा हमने कवर कर लिया था। समर सिंह का इतिहास हमने पढ़ा। मेवाड़ का शासक है समर सिंह। समर सिंह की बात करें तो इसने जीव हत्या पर रोक लगाई थी। मैंने एक प्रश्न भी पूछा था, तो जीव हत्या पर मेवाड़ में सर्वप्रथम रोक लगाने वाला शासक समर सिंह था। समर सिंह के काल में क्या हुआ था, जो दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, उसकी सेना, उसका सेनापति उल्गू खां, जो कि गुजरात आक्रमण के लिए जाता है, गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जाता है, और उल्गू खां को मेवाड़ की सेना रास्ते में रोक लेती है और उल्गू खां को दंडित करते हैं समर सिंह। और इस प्रकार से समर सिंह का 1302 में निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। गुरुजी, समर सिंह तक हमने पढ़ लिया बहुत ही शानदार तरीके से। अब समर सिंह के बाद में राजा कौन बनेगा? समर सिंह का पुत्र बनेगा। तो दोस्तों, समर सिंह के 2 पुत्र थे। एक का नाम था कुंभकर्ण और दूसरा था रतन सिंह। रतन सिंह से यहां से आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने का इंटरेस्ट आएगा। तो अब बड़ा बेटा कुंभकर्ण क्या बनेगा? शासक बनेगा। दोस्तों, कुंभकर्ण ने क्या किया? कुंभकर्ण ने मेवाड़ पर शासन नहीं किया। कुंभकर्ण नेपाल चला गया। कहां पर चला गया? नेपाल। और नेपाल में इसने गुहिल वंश की स्थापना की कुंभकर्ण ने। तो पीछे कौन बचा? पीछे बचा रतन सिंह। कौन बचा दोस्तों? रतन सिंह बचा। और अब रतन सिंह 1302 में मेवाड़ का शासक बनता है। और अब रतन सिंह को हम डिटेल से पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। एक बार आप लिख भी सकते हैं कि 1302 में समर सिंह की मृत्यु हुई। इसके 2 पुत्र थे। समर सिंह के कितने पुत्र है? 2 पुत्र है। बड़ा बेटा कुंभकर्ण है जो कि नेपाल चला जाता है। कहां चला जाता है? नेपाल। और नेपाल में इसने गुहिल वंश की स्थापना की, आप लिख लो। दूसरा बेटा रतन सिंह। रतन सिंह 1302 में मेवाड़ का शासक बनता है और 1302 से लेकर 1303 तक यह शासक रहा, मात्र 1 वर्ष। इसकी महारानी का नाम था रानी पद्मिनी। और इसका हम सारा इतिहास पढ़ेंगे। क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1303 में। मेवाड़ का पहला प्रथम शाखा हुआ था। इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। इतना उतार लो। आशा करता हूं आपने लिख लिया होगा, नोट्स बना रहे होंगे साथ में। आगे बढ़ते हैं। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, क्लास को एक बार लाइक कर दें और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर कर दें क्लास को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे रावल रतन सिंह का इतिहास। रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह और रानी पद्मिनी, जिसका आपने नाम सुना होगा। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है। उस मूवी का नाम था पद्मावत, जिसको बैन कर दिया गया। दोस्तों, इनका इतिहास पढ़ते हुए आपको गर्व महसूस होना चाहिए। खुद को मुझे पढ़ाते हुए गर्व महसूस हो रहा है। इनका इतिहास इतनी बारीकी से मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज एक कहानी के माध्यम से, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों, शासक बनता है रतन सिंह समर सिंह के बाद में मेवाड़ का। और 1302 से लेकर 1303 तक 1 साल तक यह शासक रहा था। 1 साल में कितना इसने कांड कर दिया, कितना बड़ा इसका विस्तार से इतिहास यहां पर बना दिया। कहते हैं ना कि जिंदगी जीने के लिए 1 दिन ही काफी है, वो 1000 साल किस काम के। यदि आप शान से जिंदगी जीते हो तो 1 दिन ही काफी है। यहां पर राजा महाराजाओं ने कई वर्षों तक राज किया, लेकिन रतन सिंह ने मात्र 1 वर्ष शासन किया। और इसका इतिहास कितना, यहां पर देख सकते हैं कितना विशाल इसका इतिहास है। दोस्तों, रतन सिंह मेवाड़ का शासक, ध्यान से देखना। मेवाड़ का शासक कौन है? गुरुजी, मेवाड़ का शासक है रतन सिंह। ठीक है, इधर है दिल्ली। अब दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक इसका शासनकाल रहा। एक तरफ दिल्ली है, दिल्ली का सुल्तान इसके समकालीन अलाउद्दीन खिलजी है। दूसरी तरफ है आपकी श्रीलंका, सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप आपने नाम सुना होगा। नीचे क्या है? सिंहल द्वीप है भारत के दक्षिण में, जिसे हम आजकल श्रीलंका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीलंका। कहते हैं कि सिंहल द्वीप का राजा
सिंहलदीप का राजा जिसका नाम था गंदरसेन। क्या नाम है? गंदरसेन यहाँ का राजा है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। रतन सिंह मेवाड़ का शासक, दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी। सिंहलदीप यानी श्रीलंका का शासक है, उसका नाम है गंदरसेन। इसकी एक पुत्री, अरे गंदरसेन की पुत्री जिसका नाम है रानी पद्मिनी। क्या नाम है? रानी पद्मिनी। और रानी पद्मिनी यहाँ की राजकुमारी थी। इसका एक तोता था, उस तोता का नाम है हीरामन तोता। किस जाति का तोता है? हीरामन तोता। कहते हैं कि साथियों ये जो हीरामन तोता है ये मनुष्य की भाषा समझता था और मनुष्य की भाषा बोलता भी था। तो ये हीरामन तोता किसका तोता है? गंदरसेन की जो राजकुमारी है पद्मिनी, इस पद्मिनी का तोता है। ये एक बार तोता पिंजरे से निकलकर उड़ जाता है। किसके हाथ से तोता उड़ गया? रानी पद्मिनी के हाथ से उसका तोता हीरामन उड़ जाता है। और तोता उड़ता है और एक शिकारी के हाथ में लगता है। शिकारी जब इस तोते को देखता है तो ये मनुष्य की भाषा बोलता है और समझता भी है। तो शिकारी इस तोते को एक ब्राह्मण को बेच देता है। किसको बेच देता है? एक ब्राह्मण को। साथियों ये कहानी ध्यान से सुनना, पूरा यहां पर समझ में आ जाएगा रतन सिंह का और पद्मिनी का इतिहास। तोता किसका है? तोता रानी पद्मिनी का है, राजकुमारी है रानी पद्मिनी, उसका है। हीरामन तोता एक शिकारी के हाथ लग जाता है। शिकारी ब्राह्मण को बेच देता है। ब्राह्मण जब इस तोते को देखता है कि ये मनुष्य की भाषा बोलता है तो ये ब्राह्मण ये तोता देता है राघव चेतन को। कहते हैं कि 1 लाख में इस ब्राह्मण ने इस तोते को राघव चेतन को बेचा था। यह राघव चेतन बहुत ही चालाक व्यक्ति था। ये राघव चेतन इस तोते से उसके बारे में पूछता है, सारी बातें जानता है। तो ये राघव जो ये तोता है हीरामन, ये इस राघव चेतन को रानी पद्मिनी के बारे में बताता है कि कौन है रानी पद्मिनी? सिंहलदीप श्रीलंका की एक राजकुमारी है जिसका नाम है पद्मिनी। ये इसकी सुंदरता का बखान करता है राघव चेतन के पास कि दुनिया में इससे सुंदर कोई नारी नहीं है। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी जो ये राजकुमारी थी पद्मिनी, ये इतनी सुंदर थी, इसकी त्वचा इतनी कोमल थी कि जब पानी पीती थी, जब ये कौन रानी पद्मिनी जब पानी पीती थी तो इसके कंठ से जब पानी उतरता था तो यहां से पानी दिखाई देता था कि नीचे पानी उतर रहा है कंठ से। इतनी ये सुंदर रानी थी। हीरामन इसकी सुंदरता का बखान करता है किसके साथ? राघव चेतन के साथ। राघव चेतन को फिर क्या था? राघव चेतन जाता है किसके पास? मेवाड़ के शासक रतन सिंह के पास। और रतन सिंह को बड़ा चढ़ाकर, थोड़ा बहुत और बड़ा चढ़ाकर किसके बारे में बताता है? पद्मिनी के बारे में बताता है कि आप तो मेवाड़ में बैठे हो, मेवाड़ में क्या रखा है? यदि आपको कुछ चाहिए तो आपको सिंहलदीप श्रीलंका जाना चाहिए। वहां की जो रानी पद्मिनी है उसको आपको महारानी बनाना चाहिए। रानी पद्मिनी से सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। इसकी सुंदरता का बखान करता है। रतन सिंह को शादी करने के लिए बोलता है, इसके साथ विवाह करने के लिए। लेकिन रतन सिंह बोलता है कि मैं एक बार ऐसी राजकुमारी को देखना चाहता हूं, ऐसी राजकुमारी को देखना चाहता हूं। रतन सिंह और राघव चेतन कहां पर जाते हैं? दोनों एक सन्यासी का, ब्राह्मण का, एक भिक्षु का वेश धारण करते हैं, साधु बनकर किसके पास जाते हैं? भिक्षु बनकर सिंहलदीप के दरबार में जाते हैं। पहले दिन जाते हैं तो उनको वहां पर पद्मिनी दिखाई नहीं देती। दूसरे दिन और जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, दिखाई नहीं देती। बोलते हैं कि ऐसे 10-15 दिन गुजर गए। यहाँ का जो राजा था गंदरसेन ये देखता है कि ये कैसे लोग हैं, 2 व्यक्ति ऐसे भिखारी हैं जो बार बार यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा बहुत डाउट होता है तो ये पूछ लेता है। जब ये लास्ट दिन गए थे और उस समय इस दरबार में दोनों को पकड़ लिया जाता है और उसी समय कहते हैं कि इस रतन सिंह को रानी पद्मिनी के, राजकुमारी पद्मिनी के दर्शन होते हैं। और देखते ही फिर क्या था, देखने के बाद क्या था, रतन सिंह वहीं पर क्या हो जाता है, अब आगे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में सिंहलदीप के राजा गंदरसेन को रतन सिंह अपनी सच्चाई बताता है कि मैं मेवाड़ का क्या हूँ, राजा हूँ। उसके बाद में, क्योंकि ये सिंहलदीप तो एक छोटा सा क्षेत्र था, राज्य था। उसके बाद में गंदरसेन बोलता है कि इतने बड़े राज्य का राजा हमारे दरबार में आया है। और उसके बाद में ये बहुत खुश होते हैं और उसके बाद में इसका विवाह, पद्मिनी का विवाह किसके साथ में करवाते हैं? रतन सिंह के साथ में करवाते हैं। तो दोस्तों ये थी बात पद्मिनी और रतन सिंह का, जो आप एक तरह से देख सकते हैं इनके बीच में किस प्रकार से हुआ था, कितना यहाँ पर रतन सिंह ने संघर्ष किया था और अब इनका विवाह होता है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ उतार लो भाई, एक बार जिसको उतारना है वो उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है, रोक कर उतार लो। वैसे आपको ये कहानी है बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कोई इसमें है नहीं, ज़्यादा बनाई हुई बात है, जो भी है मैंने बता दी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, मैं अगला सीन आपको दिखा रहा हूं। मेवाड़ के राजा कौन है? रतन सिंह है।
रतन सिंह का विवाह होता है, पद्मिनी के साथ में गंधर्व विवाह होता है और पद्मिनी के साथ में विवाह करने के बाद उसके साथ में मेवाड़ आते हैं। इस पद्मिनी के चाचा और भतीजा गोरा और बादल, कौन आते हैं साथ में? गोरा और बादल, ये भी साथ में आते हैं और कहा जाता है कि ये बाद में रतन सिंह के सेनापति भी बन जाते हैं। इसके साथ में पद्मिनी के साथ में उसकी दासियां, यानी कुल मिलाकर 1600 महिलाएं भी इसके साथ में आती है। कितनी महिलाएं? कहा जाता है कि 1600 महिलाएं, 1600 महिलाएं इस पद्मिनी के साथ में मेवाड़ आती है। और कहते हैं कि उस समय एक प्रथा थी, उसको डाबरिया प्रथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डाबरिया प्रथा। ये डाबरिया प्रथा क्या है? इस प्रथा के तहत मान लो जब भी किसी राजकुमारी की शादी होती थी तो उसके साथ में कुछ महिलाओं को, उसके उस लड़की के या उस राजकुमारी के साथ में उसके ससुराल में कुछ कन्याओं को भेजा जाता था। तो ये कितनी महिलाएं इसके साथ में आई थी? 1600 महिलाएं आई थी। तो इस प्रकार से इनका विवाह संपन्न हो जाता है और पद्मिनी मेवाड़ आ जाती है। कहाँ आ जाती है? मेवाड़ आ जाती है। यहाँ तक आपके सामने घटना पूरी सामने आ गई, पूरा आप समझ गए। अब आगे बात करते हैं दोस्त, आगे होता क्या है। एक बार क्या होता है, जो हमने बात की थी राघव चेतन की। किसकी बात की थी? राघव चेतन की। कहते हैं कि एक बार ये राघव चेतन है, ये वही राघव चेतन है जिसने रतन सिंह को पद्मिनी के बारे में बताया। ठीक है। अब राघव चेतन, एक बार क्या था, एक बगीचे में रतन सिंह बैठा है, झूला झूल रहा है, वहीं पर रतन सिंह बैठा है, पद्मिनी बैठी थी और वहीं पर अचानक राघव चेतन आता है। राघव चेतन वहां पर आता है और वो कहते हैं कि राघव चेतन है वो बुरी दृष्टि से पद्मिनी को देख लेता है। राघव चेतन पद्मिनी को देख लेता है, उसकी सुंदरता से मोहित हो जाता है, बुरी नजर से उसे देखता है। इतनी सुंदर राजकुमारी, एक बार एक झलक भी दिख जाए वो ही काफी है। तो राघव चेतन एक झलक देख लेता है और वो चीज पद्मिनी को अच्छी नहीं लगती है। वो रतन सिंह को बोलती है कि इसने मुझे बुरी नजर से देखा है और कहते हैं कि रतन सिंह को इससे गुस्सा आता है और रतन सिंह राघव चेतन को मेवाड़ राज्य से निष्कासित कर देता है, यानी मेवाड़ से बाहर निकाल देते। अलग अलग इतिहासकार इसका अलग अलग बताते हैं किस रीजन से राघव चेतन को निकाला, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन एक जो कहानी है मोटे तौर पर वो मैं आपको बता रहा हूं। राघव चेतन को वहां से निकाल दिया जाता है और राघव चेतन वहां उसके बाद रतन सिंह को बोलता है कि ये ठीक नहीं रहेगा महाराज, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। पद्मिनी के बारे में मैंने आपको बताया था और मैंने क्या हो गया एक बार देख लिया, तो मुझे आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। कहते हैं कि बाद में राघव चेतन मेवाड़ से चला जाता है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास में और अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी के बारे में बताता है कि सुल्तान आप यहां पर बैठकर दिल्ली में क्या कर रहे हो, जो भी है इस दुनिया में वो मेवाड़ में है। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि मेवाड़ में ऐसा क्या है, तो राघव चेतन बोलता है कि वहां की जो महारानी है पद्मिनी, उसकी सुंदरता का बखान करता है। वो कुछ बड़ा चढ़ाकर बता देता है अलाउद्दीन खिलजी को और अलाउद्दीन खिलजी इसकी बात सुनकर मोहित हो जाता है रानी पद्मिनी पर और उसके बाद में सेना लेकर अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध के लिए भी उकसाता है, उसको पाने की जिद करता है और अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना लेकर वहां से मेवाड़ की ओर आता है। और आगे का अब घटनाक्रम आगे पढ़ेंगे, फिर आगे होता क्या है दोस्तों। अब दोस्तों आगे का घटनाक्रम क्या होता है। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी की सुंदरता से मोहित हो जाता है और रानी पद्मिनी को देखने के लिए, उसे पाने के लिए अपनी विशाल सेना लेकर दिल्ली से चित्तौड़ के लिए रवाना होता है। जैसे ही सेना चित्तौड़ के नजदीक पहुंचती है तो चित्तौड़ दुर्ग में खलबली मच जाती है आसपास के क्षेत्र में कि दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना लेकर मेवाड़ की सेना से 4 गुना सेना लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। होता क्या है दोस्तों, आपको बता दूं कि एक तरफ अपना मेवाड़ है, दूसरी तरफ है अलाउद्दीन खिलजी, जिसे हम एके बोल सकते हैं शॉर्टकट में। मैं आपको बोलूंगा एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 28 जनवरी 1303 को कहां पर आक्रमण करता है? चित्तौड़ पर। 28 जनवरी 1303 याद रखना दोस्तों, ये चित्तौड़ पहुंचता है। होता क्या है, चित्तौड़ के सारे दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। चित्तौड़ का दुर्ग मेसा के पठार पर एक ऊंचा मजबूत दुर्ग था, सुरक्षा की दृष्टि से इसको जीतना आसान नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना सहित चारों तरफ चित्तौड़ की दुर्ग को घेर लेता है और कहते हैं कि लगभग 7 से 8 महीने तक, कितने महीने तक? 7 से 8 महीने तक इसने दुर्ग का घेराव किए हुए रखा, लेकिन इसकी सेना इस दुर्ग को जीत नहीं पाई। अलाउद्दीन खिलजी की सेना लगातार संघर्ष कर रही है,
लेकिन दुर्ग को जीतना इतना आसान नहीं था, दुर्ग में प्रवेश नहीं किया जा सका। अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया कि 7 से 8 महीने हो चुके हैं, हालत खराब हो रखी है, ना पानी है ना खाना है, अब करे क्या। ऐसी स्थिति में इतनी विशाल फौज को कहाँ से पानी दे, कहाँ से खाना दे, अब करे क्या। तो इसने कूटनीति अपनाई। इसने एक पत्र भेजा, किसके पास भेजा? रतन सिंह के पास, कि मैं थक चुका हूँ, 7 से 8 महीने हो गए और मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे एक बार रानी पद्मिनी को दिखा दो, मैं रानी पद्मिनी को केवल एक बार देखना चाहता हूँ। रतन सिंह इस चीज़ से मना कर देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी फिर वापस पत्र भेजता है और उसमें लिखता है कि मुझे केवल उसका एक प्रतिबिंब ही दिखा दो, उसकी छाया भी दिखा दो। उसके बाद में कहते हैं कि रतन सिंह सोचता है कि हो सकता है ये युद्ध का जो संकट है ये टल जाए, अलाउद्दीन वापस चला जाए। तो इस चीज़ के लिए पूरी तैयारी की जाती है। रानी पद्मिनी का एक प्रतिबिंब जल के अंदर दिखाया जाता है। एक तरफ कौन बैठी है? मेवाड़ की महारानी रानी पद्मिनी बैठी है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी को दूर बिठाया जाता है और वहाँ से एक शीशे के बाहर उसको खड़ा किया जाता है और सामने जो जल है, जो सरोवर है, उस पानी के अंदर कहते हैं कि रानी पद्मिनी का अलाउद्दीन खिलजी को प्रतिबिंब दिखाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी के इस प्रतिबिंब को देखकर मोहित हो जाता है कि जिसका प्रतिबिंब, जिसकी छाया इतनी सुंदर है, पता नहीं वो नारी कितनी सुंदर होगी। उसका माथा वहीं खराब हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। वो दिल्ली जाने की सोच ही नहीं सकता, उसको तो हर हाल में रानी पद्मिनी चाहिए, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे युद्ध करना पड़े, चाहे छल और कपट करना पड़े। कहते हैं कि उस समय रतन सिंह को अलाउद्दीन पर पूरा विश्वास हो गया था, उसका पूरा मान सम्मान किया। और उसके बाद में अलाउद्दीन जब वापस निकलता है महल के बाहर, दुर्ग के बाहर, तो कहते हैं कि उस समय रतन सिंह भी उसके साथ में उसको बाहर छोड़ने के लिए जाते हैं और उसी समय वो उसके साथ धोखा कर देता है और रतन सिंह को बंदी बना लेते हैं। रतन सिंह को बंदी बना लिया जाता है और एक ही शर्त रखी जाती है कि यदि रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन के हवाले कर दिया जाए तो मैं यहाँ पर रतन सिंह को भी छोड़ दूंगा और चित्तौड़ को बख्श दूंगा। अब रतन सिंह बाहर बंदी बना लिए गए मेवाड़ के राजा। पीछे से होता है क्या जो है वो कौन पीछे बैठे हैं इस रतन सिंह के सेनापति, सारे के सारे मंत्री इसके सेनापति थे, जिसका नाम था गोरा और बादल। जो रानी पद्मिनी के साथ में आए थे, गोरा और बादल, चाचा और भतीजा। रानी पद्मिनी बैठी है मेवाड़ में और रानी पद्मिनी एक आपातकालीन बैठक बुलाती है। अपने जितने भी सेनापति, इसके विश्वास पात्र लोग थे, मेवाड़ के जितने भी मंत्री वगैरह थे, सलाहकार थे, सभी की एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है और एक योजना बनाई जाती है कि रतन सिंह को कैसे छुड़ाया जाए। रतन सिंह को छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई जाती है। पद्मिनी बोलती है कि मैं रतन सिंह को छुड़ाने के लिए अलाउद्दीन के पास जाने के लिए तैयार हूं। तो बोलते हैं कि वह है मेवाड़ की आन और शान का। तो उस समय जितने भी मंत्री वगैरह होते हैं वो सारे इस चीज़ से मना कर देते हैं और एक योजना बनाई जाती है। उस योजना के में होता क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की एक शर्त है। तो ये वहाँ से वापस अलाउद्दीन खिलजी के पास वापस पत्र भेजते हैं और कहा जाता है कि अलाउद्दीन के पास में 2-3 शर्तें रखी जाती है। रानी पद्मिनी बोलती है कि मैं आने के लिए तैयार हूँ। अलाउद्दीन बहुत खुश होता है और बोला जाता है कि मैं आऊँगी तो मेरे साथ में कम से कम मेरी जो 1600 दासियाँ हैं वो भी मेरे साथ में आएगी और सभी की सभी जितनी भी आएगी वो पालकियों में आएगी मेरे साथ में, और आपका कोई भी सैनिक पालकी से मेरी किसी भी दासी को देख नहीं सकता। तो इस प्रकार की शर्तें रखी जाती है। शर्त के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी खुश हो जाता है, उससे तो हर हाल में पद्मिनी चाहिए। और उसके बाद में होता है क्या है, मेवाड़ का जो दुर्ग है उसका दरवाजा खोला जाता है और दरवाजा खोलने के बाद में एक साथ 1600 पालकियां बाहर निकलती है। अलाउद्दीन खुश हो जाता है। शर्त यह भी रखी गई थी कि जैसे ही पालकियां मेवाड़ का दुर्ग का द्वार जब खोला जाएगा उसके बाहर पालकियां आते ही क्या किया जाएगा, रतन सिंह को छोड़ दिया जाएगा। उस समय बोलते हैं कि रतन सिंह को छोड़ दिया जाता है। रतन सिंह दुर्ग के भीतर चले जाते हैं और ये 1600 पालकियां जैसे ही बाहर आती है, बाहर आते इन पालकियों में से निकलते कौन है? इस पालकियों में ना तो रानी पद्मिनी थी ना उसकी दासियां थी, बल्कि मेवाड़ के सूरवीर योद्धा थे। और बाहर निकलते ही वहां से युद्ध शुरू हो जाता है। ये 1600 जो योद्धा है ये बाहर निकलते हैं और वहां पर युद्ध शुरू हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच में। यहाँ पर घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध करते हुए इसके जो सेनापति है, कौन से सेनापति, गोरा और बादल, रतन सिंह के सेनापति, ये युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं। रतन सिंह भी केसरिया धारण करते हैं और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि मेवाड़ की फौज बहुत छोटी थी और अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो इससे 4 गुना बड़ी सेना थी। इसका सामना ये नहीं कर पाते हैं। और होता है क्या है दोस्तों, इस युद्ध में
रतन सिंह की पराजय होती है। रतन सिंह इस युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं और रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ में जोहर कर लेती है। अपनी रक्षा करने के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाते हुए ये क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। ये घटना कब की है, 26 अगस्त 1303 की है। घेरा कब डाला, 28 जनवरी 1303 को, और 7 से 8 महीना इस दुर्ग का घेराव रखा और 26 अगस्त 1303 को मेवाड़ का पहला साका होता है। मेवाड़ का पहला क्या होता है, साका होता है। गुरुजी साका क्या होता है, साका वो होता है जिसमें केसरिया और जोर दोनों होते हैं, यानी कि पुरुष लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, उसे केसरिया बोलते हैं, केसरिया धारण करते हैं। और महिलाएं क्या करती है, जोर करती है, यानी अग्नि के अंदर जलती हुई अग्नि में कूद जाती है, आत्महत्या कर लेती है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोर बोलते हैं। और जहां केसरिया और जोर दोनों एक साथ में होते हैं उस घटना को साका बोला जाता है। ये मेवाड़ का पहला साका हुआ था। और मान लो कि केसरिया हो जाता है और जोर नहीं होता है तो उसे अर्ध साका बोलते हैं, जो जैसलमेर दुर्ग में हुआ था। तो दोस्तों ये घटनाक्रम हुआ था। यहाँ से कुछ आप लिखना चाहो तो लिख लो कि भाई सेनापति कौन थे रतन सिंह के, गोरा और बादल थे, ठीक है, ये सेनापति थे। और कब हुआ पहला साका, 26 अगस्त 1303 को हुआ था। यह घटना आप लिख लो, लिखनी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का रानी पद्मिनी को पाने का सपना सपना ही रह गया, सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाया। कहते हैं ना कि सपने कभी पूरे नहीं होते। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी भले ही इस युद्ध में विजय हुआ, लेकिन वो रानी पद्मिनी को नहीं पा सका। उसके बाद में होता क्या है, इसका अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया, खिजराबाद रख दिया। कहा जाता है कि जब ना तो अलाउद्दीन खिलजी 1 वर्ष तक लगभग यहां पर बैठा रहा, उसको ना तो रानी पद्मिनी मिली ना कुछ और मिला, तो ऐसी स्थिति में उसको आग बबूला हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। और वो गुस्से में क्या कहेगा, उसने कहते हैं कि कत्लेआम का आदेश दे दिया। कत्लेआम का आदेश दिया मतलब कि यहाँ पर 30,000 के लगभग हिंदू जो लोग रहते थे, उन हिंदुओं का यहाँ पर कत्ल किया गया। बहुत ही यहाँ पर खतरनाक नरसंहार यहाँ पर हुआ था दोस्तों, जो बाद में अकबर ने भी ऐसा किया था जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। दोस्तों एक ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी का, इसके अनुसार इसने एक पद्मावत ग्रंथ लिखा था 1540 में। मलिक मोहम्मद जायसी ने ग्रंथ लिखा पद्मावत, और इस ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है। जो मैंने जितना भी बताया वो सारी की सारी जानकारी में पद्मावत ग्रंथ में मिलती है। बात करें, एक इतिहासकार हुए हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने इसका खंडन भी किया था। मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है पद्मावत, इसमें जो ये जानकारी मैंने आपको बताई इसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि अलाउद्दीन का उद्देश्य रानी पद्मिनी को पाना नहीं था, बल्कि उसके अलावा साम्राज्यवादी उसकी नीति भी थी। कहते हैं कि जब गुजरात वगैरह यहाँ से शाही फौज गुजरती थी, उस समय कहा जाता है कि बीच में मेवाड़ आता था। तो मेवाड़ आने की वजह से, एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने की वजह से, इसका एक उद्देश्य यह भी था अलाउद्दीन खिलजी का कि मेवाड़ को कैसे ना कैसे करके अपने नियंत्रण में किया जाए। तो यह भी एक उद्देश्य था। दूसरा, एक यहाँ पर सबसे ज्यादा मत जो माना जाता है मुणोत नैणसी का। किसका माना जाता है, मुणोत नैणसी का। तो ये याद रखना, इन्होंने कहा कि चित्तौड़ पर अधिकार अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार था, ना कि रानी पद्मिनी को पाना था, बल्कि अलाउद्दीन ने आक्रमण क्यों किया, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए भी किया था। यह भी एक कारण माना जाता है। दूसरा, चित्तौड़ विजय। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय का वर्णन, सजीव वर्णन किसने किया, आंखों देखा हाल किसने लिखा, तो अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ में लिखा था। इसका पूरा का पूरा व्याख्या की थी, किस प्रकार से क्या हुआ था। और अमीर खुसरो का एक ग्रंथ है जिसका नाम है खजाइन उल फतू। क्या नाम है, खजाइन उल फतू। इसमें इसने पूरा सजीव वर्णन किया था। यह प्रश्न आ चुका है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासक है, वो अपने पुत्र खिजर खां को नियुक्त किया। चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासक किसको बनाया, तो अपने पुत्र खिजर खां को बनाया था। 1303 से लेकर 1313 तक ये रहा था। आगे बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसने यानी अलाउद्दीन खिलजी ने गंभीरी नदी पर एक पुल भी बनवाया था। यहाँ पास में एक पहले गंभीरी नदी बहती थी, हालांकि अभी इसका पानी सूख चुका है, लेकिन उस समय इसने यहाँ पर एक पुल भी बनवाया था। ये प्रश्न आरएस में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, इतना आप उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट करके बताएं दोस्तों। आशा करता हूं आपने रोक कर उतार लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और लिख लो इसके बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में धाबाई पीर की दरगाह पर एक शिलालेख भी लिखवाया था, जिसमें इसने इस युद्ध का पूरा वर्णन किया हुआ है यहाँ पर।
दूसरा यहाँ पर पॉइंट लिखो, लक्ष्मण सिंह सिसोदिया। ये प्रश्न RS एग्जाम में पूछा जा चुका है। लक्ष्मण सिंह सिसोदिया ने अपने 7 पुत्रों के साथ दुर्ग की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। पूछा गया प्रश्न कि कौन सा सिसोदा सरदार, सिसोदिया गांव का सरदार जो अपने 7 पुत्रों के साथ इस युद्ध में मेवाड़ जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसकी रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, वो है लक्ष्मण सिंह सिसोदिया। ध्यान रखना। 1303 ईस्वी में खिजर खां वापस दिल्ली चला जाता है और इसके बाद में यहाँ पर शासक कौन बनता है, बताओ देके कमेंट करके। 1303 तक रहा था खिजर खां, उसके बाद दिल्ली चला जाता है। यहाँ तक उतारो, आगे की बात करते हैं। 1303 के बाद यहाँ का शासक कौन बनता है, उतार लो ये 3 पॉइंट। अलाउद्दीन खिलजी ने धाबाई पीर की दरगाह पर एक शिलालेख लिखवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। लक्ष्मण सिंह सिसोदिया 7 पुत्रों के साथ चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे और 1303 में वापस खिजर खां दिल्ली चला जाता है। आगे देखते हैं। अब दोस्तों अगला शासक बनता है चित्तौड़ का, वो बनता है मालदेव चौहान। मालदेव चौहान शासक रहा था 1313 से लेकर 1320 तक। खिजर खां दिल्ली चला जाता है 1313 में और यहाँ का शासक बना जाता है किसको, मालदेव चौहान या मालदेव मुछाला को। ठीक है, 1313 से 1320 तक। इस मालदेव की एक पुत्री थी, इसकी एक लाडली थी। ठीक है, अब इस लाडली का विवाह करेगा वो। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, एक गांव है सिसोदा गांव। कौन सा गांव है, सिसोदा। इस सिसोदा शाखा की स्थापना किसने की थी, इसका संस्थापक था रहाप। कौन था, रहाप। ये यहाँ पर सिसोदा गांव है। सिसोदा यहाँ का एक सरदार है हरि सिंह। इस हरि सिंह का एक पुत्र है जिसका नाम है हमीर। क्या नाम है, हमीर सिसोदिया। हमीर क्या करता है, मालदेव चौहान क्या करता है, अपनी पुत्री का विवाह करवा देता है हमीर के साथ में। किसके साथ में करवाता है, हमीर देव सिसोदिया के साथ। अब देखो मालदेव चौहान के बाद में यहाँ का शासक बनता है, वो शासक बनता है दोस्तों जैसा सिंह चौहान। कौन बनता है, जैसा सिंह चौहान। अब यहाँ पर चित्तौड़ का शासक कौन है, जैसा सिंह चौहान है गुरुजी। इधर सिसोदा गांव का एक सरदार है जिसका नाम है हमीर। क्या नाम है, हमीर। हमीर आक्रमण करता है, क्या करता है, आक्रमण करता है जैसा सिंह चौहान के ऊपर और इसको पराजित करता है और 1326 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या कर लेता है, अपना आधिपत्य जमा लेता है। चित्तौड़ का शासक कौन बन जाता है 1326 में, हमीर बन जाता है, हमीर सिसोदिया बन जाता है। हमने 2 शाखा पढ़ी सी, एक तो मेवाड़ को 2 शाखाओं में विभाजित किया था। 2 भाई थे, एक का नाम था सेम सिंह और दूसरा था रहाप। सेम सिंह ने एक रावल शाखा चलाई थी और राप ने सिसोदा शाखा चलाई थी। दोस्तों आपको यदि पूछे, आपको परीक्षा में, जैसे देखो जितने भी ये प्रश्न बनेंगे इस टॉपिक से वो अब मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उससे जितने भी प्रश्न बनेंगे वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। स्टडी एग्जाम एकेडमी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। देखो दोस्तों अब होता है क्या, यदि आपको पूछे कि रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था वो था रतन सिंह। रावल रतन सिंह ये रावल शाखा का अंतिम शासक था। दोस्तों ध्यान रख लेना। ठीक है, अब रावल शाखा यहाँ पर समाप्त हो जाती है रतन सिंह पर आकर। अब एक नई शाखा का उदय होता है, वो शाखा है कौन सी है, सिसोदा। कौन सी है, सिसोदा सरदार या सिसोदिया। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे, या इसको हम बोलते हैं राणा शाखा। कौन सी शाखा, राणा शाखा। अब राणा शाखा का प्रारंभ किसने किया, इसका प्रथम शासक था वो हमीर था। कौन था, राणा हमीर। यहाँ से अब जितने भी मेवाड़ के राजा बनेंगे उनके पहले राणा लगेगा। इससे पहले क्या लगता था, रावल रतन सिंह रावल लगता था। और अब जितने भी शासक बनेंगे उनके आगे लगेगा राणा। क्या लगेगा, राणा। तो ये प्रथम शासक हमीर बनता है। तो यहाँ तक आप लिख लो। अब हम बात करेंगे रावल शासक का। रावल जो शाखा थी इसका अंतिम शासक रतन सिंह था और सिसोदिया या जो राणा शाखा है इसका प्रथम जो शासक बनता है वो हमीर बनेगा। अब 1326 से 1364 तक। अगली क्लास में हम हमीर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। किसके बारे में बात करेंगे, राजा हमीर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक अपना इतिहास कंप्लीट हुआ। आप उतार लो एक बार, फिर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।